हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जय भीम मूवी की स्टोरी शॉर्ट में। गाइस, ये मूवी 2021 में आई थी और इस मूवी की स्टोरी है 1995 की। चेन्नई के एक कस्बे की स्टोरी है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की शुरुआत है वो एक जेल से होती है। जेल के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। कुछ तो नॉर्मल ट्राइबल लोग खड़े हुए हैं और कुछ पुलिस वाले खड़े हुए हैं। 3 चौकी के पुलिस वाले वहाँ आए हुए हैं। तभी अंदर जेल से एक पुलिस वाला निकलता है और धीरे धीरे एक एक मुजरिम का नाम लेता जाता है और मुजरिम बाहर आते जाते हैं। उन मुजरिमों से पूछता है कि कौन सी जाति के हो और जाति के आधार पर उन्हें डिवाइड कर देता है। जो ऊंची जाति के लोग हैं उन्हें तो जाने के लिए बोल देता है और जो नीची जाति के और ट्राइबल लोग होते हैं उन्हें साइड में खड़ा कर देता है। तभी जो तीनों चौकी से पुलिस वाले आए होते हैं वो उस बड़े पुलिस वाले से कहते हैं कि सर, हमें भी कुछ मुजरिम दे दो, क्योंकि डीजीपी का ऑर्डर है, अगर इस बार हमारे पेंडिंग केसेस सॉल्व नहीं हुए तो हमारा प्रमोशन नहीं होगा। तो वो काउंट करता है कि ये इतने लोग हैं, ले जाओ। कहते हैं सर, ये तो कम है, मुझे ज़्यादा चाहिए। तो कहते हैं किसने कहा कि एक आदमी पे एक ही केस बनाओ, एक आदमी पे 2-2 3-3 केस लगाओ और डालो जेल में। और वो झूठे इल्जामों पे उन सारे नीची जात के लोगों को जेल में डाल देते हैं और अलग अलग केस बना देते हैं। तभी दूसरी तरफ एक खेत का सीन आता है जहाँ पर पूरी एक जाति है जो कि सांप भगाने का काम करती है, लेकिन खेत में जैसे ही उन्होंने चूहे भगा दिए, चूहे भगाने के बाद वहां से सांप भी चले जाएंगे। तभी वहां पे खेत का मालिक आता है, उससे राज करना जो चूहे भगाने का काम करता है, सांप पकड़ने का काम करता है, वो बोलता है कि साहब, हमने आपके खेत से सारे चूहों को भगा दिया है। तो वो कहता है ठीक है, अब जाओ, मेरा खेत भी ठीक करके जाना। तो सारे जो लोग थे वो, उनकी पूरी टीम थी, राजकन्या की वाइफ थी, उसके भाई वगैरह थे, पड़ोसी थे, तो वो सारे एक टीम के साथ आते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सरपंच के घर में सांप घुस जाता है। जब सरपंच की वाइफ वो ज्वेलरी पहन रही होती है, उसने पूरी अलमारी खोल दी थी, उसमें सारे गहने थे और वो गहने पहन ही रही होती है, तभी अलमारी के नीचे से सांप आ जाता है। और फिर राजकन्या के पास एक आदमी पहुंचता है और वो बोलता है कि चलो राजकन्या, सरपंच के घर सांप घुस गया, तो फटाफट सांप निकाल दो। राजकन्या उसके साथ चला जाता है जहर की दवा लेकर। सीधा वो जाता है वहाँ पर। पहले तो वो उसी रूम में जाता है जहाँ पे अलमारी और जेवर होते हैं। उस अलमारी में भी वो देखता है और अलमारी पे फिंगर्स आ जाते हैं उसके। एंड देन उस रूम में नहीं मिलता, वो दूसरे रूम में जाके देखता है और सांप पकड़ लेता है। देन सरपंच कहता है सांप को मार दो, बट वो कहता है सांप को मारने की जरूरत नहीं है, मैं उसे जंगल में छोड़ आऊंगा। तभी सरपंच और सरपंच की वाइफ शहर के लिए निकल जाते हैं। गाड़ी चल नहीं रही होती, तभी राजकन्या उस गाड़ी को धक्का भी देता है और मजाक में बोल देता है कि ये गाड़ी शहर तक जा भी पाएगी या नहीं। देन इसी तरीके से उन लोगों की लाइफ कट रही होती है। उनकी लाइफ में एक टीचर होती है मैत्रा, जो कि नीची जात के लोगों को पढ़ाती है। और राजकन्या बताता है कि सिर्फ ये टीचर ही है जो उन लोगों के साथ भेदभाव नहीं करती, बाकी तो सब भेदभाव करते हैं। रात में बड़ों को, बच्चों को, वो सबको पढ़ाती होती है। तभी टीचर भी जो है राजकन्या को बोलती है कि तुम लोग अपने सर्टिफिकेट की बात करो, अपना SC/ST का सर्टिफिकेट बनवाओ, ताकि आगे जाके बच्चे तुम्हारे पढ़ सकें। तो राजकन्या अपने दोस्तों के साथ जाता है ऑफिस में, बट वहाँ पे वो मना कर देते हैं कि तुम लोगों का कौन सर्टिफिकेट बनवाएगा, तुम्हारे पास ना तुम्हारा वोटर लिस्ट में नाम है, ना तुम्हारे पास राशन कार्ड है, तो कैसे बनेगा। उन्हें भगा देता है, कहते हैं पहले कलेक्टर ऑफिस में जाओ। तो इसी तरीके से उन्हें इधर उधर भगाते हैं, बट उनका सर्टिफिकेट नहीं बनवाते। दूसरी तरफ सिंघनी प्रेग्नेंट हो जाती है, तो राजकन्या बहुत खुश होता है। राजकन्या की बेटी होती है पहले से हल्ली, और अब सिंघनी प्रेग्नेंट है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब ईंट के भट्टों का काम स्टार्ट हो जाता है और ईंट के भट्टे के मालिक से राजकन्या को एडवांस मिल जाता है और वो सिंघनी को छोड़ के जाने को बोलता है। सिंघनी उसे रोकते हैं कि नहीं, मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ, बट वो कहता है तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना ध्यान रखना। तो राजकन्या और भी लोगों के साथ ईंट के भट्टे के काम के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ सरपंच के घर चोरी हो जाती है और काफी हाहाकार मच जाता है। सरपंच की वाइफ सीधा पुलिस वालों को कह देती है कि मुझे उस राजकन्या पर डाउट है जो सांप पकड़ने आया था। तो राजकन्या के बारे में पूछताछ करती है पुलिस और वहाँ पे पहुंच जाती है जहाँ राजकन्या रहता है उस कस्बे में। वहाँ पे राजकन्या तो उन्हें नहीं मिलता। राजकन्या की वाइफ सिंघनी उसके भाई बंधुओं को और पड़ोसियों को पकड़कर पुलिस ले जाती है। अब दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है चेन्नई हाई कोर्ट का, जहाँ पे चंद्रू लॉयर लोगों की हेल्प करता है और मानव अधिकारों से रिलेटेड केसेस को फ्री में लड़ता है। वहीं पर वो एक केस लड़ता है एक ऐसे व्यक्ति का, कोलेंजी नाम का व्यक्ति था, जिसे पुलिस वालों ने गलत इल्जाम में जेल में डाल रखा था और उसका फादर जो है केस लड़ने के लिए आया था। देन चंद्रू बताता है जज को कि डीजीपी के कुछ ऑर्डर्स थे कि पुलिस वालों को प्रमोशन तभी मिलेगा जब उनके कोई पेंडिंग केसेस नहीं होंगे, इसलिए पुलिस वालों ने नेक्स्ट डे हजारों लोगों को पकड़ा और उल्टे सीधे इल्जामों में उन्हें जेल में डाल दिया। और ज्यादातर लोग ये सारे नीची जात के लोग हैं। वहाँ पे चंद्रू प्रूफ कर देता है कि पुलिस वालों ने नकली FIRs बनाई हैं और वो लोग सारे निर्दोष हैं। तब जज अनाउंस कर देता है, फैसला सुना देता है कि उसको बेल पे छोड़ दिया जाएगा कोलेंजी को, और ऐसे ही जितने भी लोगों को पकड़ा गया था उस दिन, अगर वो बेगुनाह है तो उनको बेल मिल जाएगी। तो इस फैसले से सब बहुत खुश होते हैं और चंद्रू की भी बहुत तारीफ की जाती है। इसी तरीके से चंद्रू मानव अधिकारों के लिए लड़ता रहता है, कई जगहों पे रैली करता है, लोगों को मोटिवेट करता है और लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाता है। अब एक दिन सिंघनी टीचर के साथ चंद्रू तक पहुंच जाती है। चंद्रू ने सीधा घर लेकर जाता है। देन पूरी कहानी सुनता है। सिंघनी से कहता है तुम पूरी मुझे स्टोरी बताओ। तब सिंघनी
बताती है कि पुलिस वाले एक दिन आकर हमें पकड़ कर ले जाते हैं, जेल में रखते हैं और हमें बहुत ज़्यादा मारते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं प्रेग्नेंट थी तब भी मुझे इतना ज़्यादा मारा, और हमसे बार बार पूछे जा रहे हैं कि राजकन्या कहाँ है, राजकन्या कहाँ है, क्योंकि वो राजकन्या को ढूंढने ईंट के भट्टे तक भी जाते हैं, बट राजकन्या वहाँ पर नहीं होता, बिकॉज राजकन्या अपनी वाइफ से मिलने के लिए इतना बेताब था कि वो काम छोड़कर वहाँ से आ जाता है रास्ते में। तभी उन्हें राजकन्या भी बीच रास्ते में मिल जाता है, उसे भी पकड़ कर ले आते हैं और राजकन्या की बहन को भी पकड़ कर ले आते हैं और उसको भी मारते हैं। सिंघनी बताती है कि उसे तो एक दिन बाहर निकाल दिया था कि तू जा यहाँ से और इन लोगों को रहने दे। तब उसके पति को, उसके भाइयों को, उसकी बहन को जेल में ही रखा था, उसे बहुत मारा, बहन की तो साड़ी भी उतार दी थी सबके सामने, उसका पेटीकोट भी उतार दिया था। तो इस तरीके से बहुत बुरा व्यवहार किया पुलिस वालों ने। देन सिंघनी बताती है कि एक दिन वो जब खाना लेकर पुलिस स्टेशन गई थी तो उसने देखा कि राजकन्या को बहुत बुरी तरीके से पुलिस वालों ने बांधा हुआ है और बहुत बुरी तरीके से उसे मार रहे हैं। वहाँ चिल्लाने लगती है, बट वो लोग पुलिस वालों से बाहर निकाल देते हैं और राजकन्या को थोड़ी देर के लिए बाहर भेज देते हैं खाना खाने के लिए। लेकिन राजकन्या की कंडीशन इतनी बेकार हो चुकी होती है कि उससे खाना भी ढंग से नहीं खाया जाता और फिर से पुलिस वाले उसे अंदर पकड़ कर ले जाते हैं। अब सिंघनी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो कहते हैं हम एक दिन रात को घर पर थे, मैं अपनी बेटी के साथ थी, तभी एक पुलिस वाला आता है और वो कहता है कि राजकन्या कहाँ पर है, जल्दी बता कहाँ पर है, और अगर वो यहाँ आए तो मुझे बता देना, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। सिंघनी को कुछ समझ नहीं आता। सिंघनी कहती है कि मैं पीछे पीछे पुलिस स्टेशन तक गई, तब मुझे पुलिस वालों ने बताया कि राजकन्या और वो दोनों लोग, जो 3 लोग थे पुलिस स्टेशन में, वो तीनों फरार हैं और यहाँ पुलिस स्टेशन से भाग चुके हैं। सिंघनी कहती है मैंने कई जगह उन्हें ढूंढा बट वो मुझे नहीं मिले, ना ही वो घर आए और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है और पुलिस वाले भी उनके बारे में नहीं बता रहे हैं। सिंघनी बताती है कि हम दूसरी पार्टी वालों के पास भी गए थे, उन्होंने भी हमारी हेल्प की थी, मोर्चा निकाला था और तब जाके बशीम जो इंस्पेक्टर है उन्होंने रिपोर्ट लिख ली थी मेरी, बट उन्होंने भी हर जगह ढूंढा, उन्हें वो बताते हैं कि उन्हें भी कहीं नहीं मिला। वो बताती है कि फिर हमें एक रिपोर्ट दी गई कि पुलिस वालों ने पूरा आई विटनेस रखे हुए हैं कि किस किसने देखा है राजकन्या उन दोनों को भागते हुए। हमने काफ़ी सारे लॉयर्स से को भी पूछा हेल्प के लिए, लेकिन सारे लॉयर्स ने हेल्प करने के लिए मना कर दिया, किसी भी सोशल वर्कर ने हमारी हेल्प नहीं की। एंड देन हमें आपके बारे में पता चला और हम आपके पास आ गए। जो टीचर होती है वो चंद्रू को रिपोर्ट दिखाती है इंस्पेक्टर्स की कि ये पुलिस वालों ने पूरी रिपोर्ट बनाई हुई है। उस रिपोर्ट में लिखा था कि राजकन्या, इराटप्पन और मौसेकुट्टी 4 जून 1995 को 10:55 पर जेल से भाग गए थे। देन चंद्रू पूरा ये केस पढ़ता है, रीड करता है, इंक्वायरी रिपोर्ट्स जो होती हैं पुलिस वालों की, जो आई विटनेस रिपोर्ट्स होती है, वो सारी रीड करता है रात भर और सुबह एक फाइल बनाता है और सिंघनी से कहता है इस पे साइन करो, इसमें लिखा हुआ है कि तुम हिबस कॉर्पस के तहत कोर्ट में हाजिर होगी और जिन लोगों को बुलाया जाएगा उन्हें वहाँ हाजिर होना होगा, क्योंकि हिबस कॉर्पस का मतलब होता है कि इलीगल तरीके से आपको कोई भी बंदी नहीं बना सकता। देन सिंघनी उस पर अंगूठा लगा देती है बिकॉज वो पढ़ी लिखी नहीं होती। अब पहली सुनवाई होती है, कोर्ट में जाते हैं, एक तरफ चंद्रू होता है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट लॉयर होता है जिसे पीपी के नाम से बोलते हैं। देन गवर्नमेंट लॉयर सीधा कह देता है कि सर ये कुछ भी नहीं है, ये पब्लिसिटी स्टंट है, वो छोटी जाति की है, ट्राइबल है, उसे पब्लिसिटी चाहिए इसलिए ये सब कर रही है। चंद्रू से पूछा जाता है, देन चंद्रू बता देता है कि वो इरुला ट्राइब से है और उसके पति जो है जेल से गायब है और पुलिस वाले बताते हैं कि वो भाग गया, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। देन सिंघनी जजेस के सामने बोलते हैं कि साहब मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा बच्चा कभी भी हो सकता है और मुझे मेरे पति को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। इस तरीके से वो रिक्वेस्ट करती है और जजेस मान जाते हैं, उसके केस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और 3 दिन का टाइम देते हैं कि 3 दिन बाद सुनवाई होगी और सभी पार्टीज जो इस केस से रिलेटेड है उन्हें बुलाया जाएगा। देन चंद्रू जो है हर जगह ढूंढता है इधर उधर, जहाँ भी सारा केस से रिलेटेड जो जगह होती है, पहले राजकन्या जहाँ रहता है उस जगह पर जाता है, लोगों से बातचीत करता है, पुलिस स्टेशन जाता है, हर जगह वो तहकीकात करता है। देन सुनवाई का दिन आ जाता है। सुनवाई का दिन जब आता है तब 3-4 लोग जो आई विटनेसेस होते हैं उन्हें सामने रखा जाता है। उसमें सबसे पहले एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर से थोड़ी पूछताछ होती है, तब चंद्रू डिक्लेयर कर देता है कि ये डॉक्टर भी फेक है, इसके पास डिग्री किसी और चीज़ की है और ये डॉक्टर किसी और चीज़ का है, बट इसका केस से कोई रिलेशन नहीं होता, ये गवर्नमेंट लॉयर साबित कर देता है। देन एक और आदमी को बुलाया जाता है, धनशेखर को, वो भी बताता है कि मैंने इन 3 लोगों को इतने बजे यहाँ से जाते हुए देखा था। उसी में एक और होता है विनोद जो मेडिकल वाला होता है, वो भी बताता है कि हाँ मेरे से ये दवाई लेने आए थे इतने बजे और 3 लोग थे। देन इंस्पेक्टर बशीम को जो है चंद्रू बुलाता है और कहता है कि आप मुझे ये बताइए, आपने रिपोर्ट बनाई है? इंस्पेक्टर बशीम ने पूरी रिपोर्ट बनाई होती है। उससे पूछता है कि ये बताइए पुलिस स्टेशन से डॉक्टर का क्लिनिक कितनी दूर है और पुलिस स्टेशन से मेडिकल कितना दूर है। तो बशीम कुछ बोल ही नहीं पाता बिकॉज उसने रियल रिपोर्ट नहीं बनाई होती, तो वो चुप हो जाता, कहता है होगा थोड़ी दूर है, थोड़ी दूर है। तो कहते हैं थोड़ी दूर नहीं, मुझे एग्जैक्ट बताइए और किस लोकेशन में है। तो इंस्पेक्टर बशीम कुछ नहीं बोल पाता। तब चंद्रू बोलता है कि सर मैं खुद वहाँ गया था और मुझे पता है पुलिस स्टेशन से एक तरफ क्लिनिक है और दूसरी तरफ
मेडिकल वाला है, मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा पहले वो तीनों लोग डॉक्टर के पास जाएंगे एंड देन फिर दोबारा से पुलिस स्टेशन के सामने से होते हुए फिर मेडिकल वाले के पास जाएंगे। वो लोग वहाँ फैशन शो थोड़ी कर रहे थे। तो सब लोग हंसने भी लगते हैं और इस तरीके से चंद्रू ये साबित कर देता है कि वो रिपोर्ट इंस्पेक्टर बशीम ने नहीं बनाई। तब इंस्पेक्टर बशीम ये एक्सेप्ट करते हैं कि ये जो अतियूर जिस पुलिस स्टेशन में तीनों गिरफ्तार थे, तीनों जिस जेल में बंद थे, वहाँ के राइटर वीरास्वामी ने बनाई थी और मैंने उसी की फोटोकॉपी पे साइन कर दिए थे। तो जजेस बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं और उल्टा सीधा सुनाते हैं पुलिस वालों को और ऊपर भी इंक्वायरी बिठा देते हैं। तभी दोबारा से उन सारे आई विटनेसेस को बुलाया जाता है और वो बोलते हैं कि सर हम पुलिस वालों के प्रेशर में थे, हम पुलिस वालों को मना नहीं कर पाए, इसलिए हमने ये सब बता दिया। कोर्ट 7 दिन का और टाइम देती है पीपी को कि पूरी रिपोर्ट ढंग से तैयार करो और फिर दोबारा 7 दिन बाद सुनवाई होगी। अब एजी के पास सब जाते हैं जो एडवोकेट जनरल यानी कि गवर्नमेंट के ही बड़े लॉयर होते हैं, और जो एजी है वो सबको डांटने लगता है, पुलिस वालों को भी और पीपी को भी, कि ये सब क्या हो रहा है, हमारी बदनामी हो रही है। अगर पुलिस वालों की बदनामी होगी तो सरकार की भी बदनामी होगी, तो हमें इस केस को अब ढंग से लड़ना होगा और अब ये केस मैं लड़ूंगा। सिंघनी अपने गाँव में होती है और वो टेलीफोन बूथ पर आती है फ़ोन करने। वो लॉयर को, चंद्रू को फ़ोन मिलाती है। तभी फ़ोन उठाता है लॉयर का जो फ्रेंड होता है, वो कहता है कि तुम फ़ोन के पास ही रहो, अभी सर दोबारा फ़ोन करेंगे। तभी पीछे से एक पुलिस वाला आ जाता है और वो सिंघनी को कहता है तुम जल्दी से थाने चलो, ऐसा ही गुरुमूर्ति तुम्हें बुला रहे हैं। बट वो कहती है कि नहीं, जब तक मेरे वकील साहब कुछ नहीं कहते तब तक मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊँगी। तो वो लोग क्या करते हैं, सिंघनी की बेटी को उठाकर ले जाते हैं और वो रोती रोती पीछे पीछे जा रही होती है। तभी फ़ोन आ जाता है, फ़ोन अटेंड करती है और फिर उसके बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। पुलिस स्टेशन में ऐसा ही उसको उल्टा सीधा बोलता है कि जल्दी से इस पेपर पे साइन कर दे और तू केस वापस ले ले, तुझे जितना पैसा चाहिए हम दे देंगे, हमारी भी इमेज का सवाल है, और साइन कर दे। तो वो कहती है नहीं, मैं कहीं पे भी साइन नहीं करूँगी। ऐसा ही उसको थप्पड़ भी एक लगा देता है। तभी एसआई के पास फ़ोन आता है और वो फ़ोन डीजीपी का होता है। डीजीपी सीधा बोलता है कि तुम सिंघनी को पकड़ के लाओ, जल्दी से यहाँ से उसके घर छोड़ के आओ और अब तुम पुलिस की गाड़ी में उसे छोड़ कर आओगे। एक्चुअल में जब फ़ोन आया होता है सिंघनी के पास चंद्रू का, वो चंद्रू को सब बता देते हैं कि उसके साथ क्या क्या हुआ। एंड देन चंद्रू सीधा हाई कोर्ट के पास जाता है और हाई कोर्ट डीजीपी को कॉल करता है। देन डीजीपी पुलिस वाले को एसआई को फ़ोन करता है और इस तरीके से सिंघनी बच जाती है। और सिंघनी को देन वो घर छोड़ने के लिए बोलता है, बट सिंघनी पैदल पैदल अपना बस में जाती है, बट उसके पीछे पीछे एसआई गुरुमूर्ति अपनी पुलिस की जीप लेके सीधा उसे घर पहुंचाता है। अब हियरिंग स्टार्ट होती है। अब एजी जो है केस लड़ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो एजी अपना पहला आई विटनेस जो है सामने रखता है, वो होता है राइस मिल का मालिक वरदराजलू। तो राइस मिल का मालिक सीधा बोलता है कि सर मेरे पास फ़ोन आया था इराटप्पन का और उसने मुझे बताया था कि वो लोग जेल से भाग गए हैं और वो सही हैं, और उसने ये भी कहा था कि मैं उसकी पूरी फैमिली को बता दूं। तब चंद्रू कहता है आप इतने दिनों से कहाँ पर थे? तो वरदराजलू कहता है मुझे पुलिस ने पूछा ही नहीं, इसलिए मैंने बताया ही नहीं। तो चंद्रू ये भी कहता है कि तुम्हें एटलीस्ट उनके घर वालों को तो बताना चाहिए था। तो वरदराजलू कहता है मैंने घर वालों को बताया था। तब जैसे ही चंद्रू सिंघनी की तरफ मुड़कर देखता है कि उसे पता था ये सब इराटप्पन का फ़ोन आया, तो उसने उसे क्यों नहीं बताया। तो यहाँ पर चंद्रू थोड़ा सा हताश हो जाता है सिंघनी से। कोर्ट रूम में उसके खिलाफ उल्टा सीधा बातें होने लगती है कि सब कुछ पता था, फिर भी पब्लिसिटी के लिए, गवर्नमेंट के पैसे के लिए ये ट्राइबल लोग ऐसा ऐसा करते हैं। तो चंद्रू सिर्फ लास्ट में यही बोलता है जजेस को कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, और वहाँ पे हियरिंग बंद हो जाती है। देन चंद्रू जब घर आता है तो सिंघनी को और टीचर को बहुत उल्टा सीधा सुनाता है कि मैं तुम लोगों का केस नहीं लड़ूंगा, तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि इराटप्पन का फ़ोन आया था, और केस की फाइल वगैरह फाड़ने लगता है। तभी वो टीचर कहते हैं कि मैंने ही मना किया था सिंघनी को बताने के लिए, क्योंकि मुझे शक है, क्योंकि इराटप्पन फ़ोन कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो बिल्कुल अनपढ़ था। मैं ही पढ़ाती थी उन लोगों को और उसे नंबर तक नहीं पता थे, तो वो फ़ोन कैसे करेगा। देन चंद्रू को भी डाउट क्रिएट हो जाता है। अब चंद्रू पूछता है कि कब आया था फ़ोन, तो डेट बता देती है सिंघनी। वरदराजलू की सारी फ़ोन डिटेल्स मंगाता है और सारे फ़ोन ट्राई करता है। जब वो सारे फ़ोन ट्राई करता है तब उसमें से एक नंबर एक फ़ोन बूथ का मिलता है उसे, जो कि केरला का होता है, केरला में भी मुन्नार जगह का, और उस फ़ोन बूथ वाले का नाम होता है राजेश। देन चंद्रू जो है मैत्री से पूछता है, यानी टीचर से पूछता है कि क्या सिंघनी वहाँ जा पाएगी। तो वो कहते हैं कि मैं अपने पति के लिए कहीं भी जाने को राज़ी हूँ। तो तीनों केरला निकल जाते हैं, सिंघनी अपनी बेटी के साथ, टीचर और चंद्रू केरला जाते हैं। वहाँ पे चंद्रू पूरे में पूछताछ करता है, देखता है इधर उधर। तभी वो एसटीडी बूथ पर भी जाता है, उस राजेश से भी पूछताछ करते हैं, बट राजेश के तरफ से कुछ भी पॉजिटिव उन्हें नहीं मिलता। तभी वहाँ पे हताश हो जाती है सिंघनी, रोने भी लगती है, और तभी जो राजेश होता है वो वहाँ सब कुछ बता देता है चंद्रू को। अब कोर्ट की हियरिंग है, कोर्ट की हियरिंग में राजेश आता है और राजेश को कटघरे में रखा जाता है। एंड देन चंद्रू उससे सवाल जवाब करने लगता है। देन वो राजेश बोलता है कि सर एक दिन
3 लोग मेरे बूथ में एक साथ घुस गए। जब वो एक साथ घुसे तो मुझे गुस्सा आने लगा, क्योंकि मुझे लगा मेरा बूथ टूट जाएगा। तो मैं वहाँ पे गया, तब एक बाहर पुलिस वाले ने मुझे रोका। वो बोल रहा था कि मैं तमिलनाडु पुलिस से हूँ और ये साहब हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो उन्हें करने दो, तुम बीच में टोका टाकी ना करो। तब चंद्रू पूछता है कि तुम पहचान लोगे वो पुलिस वाले कौन है? तो वो कहता है हाँ मैं पहचान लूँगा। और राजेश, जब कोर्ट रूम में 3 पुलिस वाले बैठे होते हैं, एसआई गुरुमूर्ति होता है, वीर स्वामी और एक और पुलिस इंस्पेक्टर होता है, तो वो तीनों को पहचान लेता है और कहता है यही तीनों थे। देन एसआई गुरुमूर्ति को कटघरे में बुलाया जाता है। जज को बताता है कि सर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, सरपंच का भी प्रेशर था, दूसरी तरफ पुलिस वालों का भी प्रेशर था और हमें कुछ मिल नहीं रहे थे, तीनों वो भाग गए थे, तो हमने इरटप्पन बन के खुद ही कॉल किया था। देन जजेस बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं और चंद्रू कहता है कि मुझे पुलिस वालों पे कोई भी यकीन नहीं है, ना ही पुलिस वालों की इन्वेस्टिगेशन पर थोड़ा बहुत भी यकीन है, तो मुझे अब सीबीआई इंक्वायरी की नीड है। तो जजेस भी उसे समझाते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी से किसी का भी भला नहीं हुआ, अगर तुम्हें कोई और ऑफिसर चाहिए तो तुम वो बता दो। देन चंद्रू कहता है मुझे आईजी ऑफिसर चाहिए, पेरूमल स्वामी, वही ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे। देन जजेस भी अपॉइंट कर देते हैं आईजी को, और अब आईजी इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे और चंद्रू उनकी हेल्प करेंगे। चंद्रू जो है वो आईजी से मिलने जाता है उनके ऑफिस में। देन आईजी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं, दोनों बात वगैरह करते हैं केस के बारे में। एंड आईजी जो है गाँव जाते हैं, सरपंच के घर जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, अगेन वो सारी इंक्वायरी करते हैं और पुलिस स्टेशन जाके सबका वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। जितने भी वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं एक एक करके सब बताते जाते हैं कि सर मैं उस दिन पुलिस स्टेशन में नहीं था, या मैं उस दिन सो गया था जब वो तीनों लोग भागे थे। तो इस तरीके से सारी चीज़ें बता देते हैं। उन्हीं में से एक ऑफिसर बताता है कि सर इन लोगों ने उसकी बहन के साथ किस तरीके से बुरा व्यवहार किया था और मैंने ही उसकी बहन को बाहर निकाल के यहाँ से भेज दिया था। देन जो आईजी होते हैं वो एसआई वगैरह को बहुत ज़्यादा डांटते हैं कि तुम्हारी ये पूछताछ हो रही थी, तुम किसी औरत के कपड़े उतारोगे, उन्हें उल्टा सीधा डांटने लगता है। देन उनकी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। केरला एक टीम भेजी जाती है, क्योंकि पुलिस वालों के अकॉर्डिंग वो लोग लॉरी में भागे थे और वो लॉरी केरला जा रही थी, तो केरला भी छानबीन की जाती है। जो चंद्रू है उसको आईजी पूरी रिपोर्ट्स और वीडियोज़ भेज देता है जो भी उसने इन्वेस्टिगेट की होती है। चंद्रू ये एडवाइस करता है कि मुझे नहीं लगता कि वो तीनों कहीं भी खुले घूम रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं बंधे ही हुए होंगे, तो हमें हर जेल की तहकीकात करनी चाहिए। तो जिले में जितने भी जेल हैं उनमें छानबीन स्टार्ट हो जाती है। सिंघनी को भी साथ में लेके जाते हैं, बिकॉज राजकन्या का कोई फोटो वगैरह नहीं होता, तो पहचान के लिए सिंघनी को भी साथ लेके जाते हैं। काफ़ी सारे जेलों में जाते हैं जिले की, बट कोई भी वहाँ नहीं मिलता। तभी पौंडीचेरी का एक पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पे चंद्रू भी होता है, आईजी भी होते हैं, वो रिपोर्ट्स देख ही रहे होते हैं। तभी उनमें एक रिपोर्ट थोड़ी सिमिलर सी मिलती है और उस रिपोर्ट का जो आई विटनेस है उसे बुलाया जाता है और वो बताता है कि हाँ जी साहब, मैंने ही वो डेड बॉडी वहाँ देखी थी और वो रात में तो नहीं थी, पेट्रोलिंग के वक्त पुलिस वालों को नहीं मिली थी, बट सुबह उन्हें मिली थी और वहीं आसपास लॉरी के निशान थे। इसका मतलब कोई लॉरी उस बॉडी के ऊपर चली गई थी और वो बंदा वहाँ पे मर गया था, एक्सीडेंट थी। इन सारे फिंगरप्रिंट्स और फोटोज वगैरह दिखाए जाते हैं। वो टीचर वो सारे रिपोर्ट्स देखती है, फिंगरप्रिंट्स देखती है, बट वहाँ तो नहीं समझ आता, बट जैसे वो फोटो देखती है तो वो फोटो में राजकन्या होता है और ये डिक्लेयर हो जाता है कि राजकन्या का एक्सीडेंट हो गया है। अब राजकन्या मर गया जब ये न्यूज़ सिंघनी को मिलती है, बहुत ज़्यादा दुखी होती है, रोती है। एंड देन अब केस आगे बढ़ाया जाता है। अब एजी दोबारा से नाराज़ हो जाता है। एजी पुलिस वालों को बुलाता है, एसआई गुरुमूर्ति को, वीरास्वामी को, कि तुम लोगों ने फिर से मुझे छुपाया, तुम्हें पता था कि वो मारा गया है या वो मर गया है, तो तुम्हें मुझे पहले से बताना चाहिए था ना। देन एसआई गुरुमूर्ति एजी को पूरी सच्चाई बताते हैं कि सर वो हमने बहुत ज़्यादा मारा था राजकन्या को, तो इसलिए उसने लॉकअप में ही दम तोड़ दिया था। वीरास्वामी ने मुझे कॉल किया था पहले कि वो मर गया है जेल में ही, तो अब क्या करना चाहिए। तो मैंने उसे बोला कि पहले तो सीधा जाके उसे पुलिस वैन में उसकी बॉडी को डाल दो और उन दोनों को भी बाहर निकाल दो, मौसाकुट्टी और इराटप्पन को भी, एंड देन जेल का लॉकअप खोल देना और उसके बाद पूरे में हंगामा मचा देना कि तीनों भाग गए हैं। तो इसी तरीके से वीरास्वामी ने किया और फिर पूरे में हड़कंप मच गया कि तीनों जेल तोड़कर भाग गए। हमने उसकी बॉडी को ले जाके पौंडीचेरी के रोड पर डाल दी थी। देन एजी बोलता है इसका मतलब लॉकअप में मरने का कोई प्रूफ नहीं है, किसी ने उसकी डेड बॉडी को नहीं देखा, किसी ने डेथ को नहीं देखा, तो हम इसे सीधा एक्सीडेंट घोषित कर देंगे। तो नेक्स्ट डे जब सुनवाई होती है तो एजी वही बोलता है कि ऐसा कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है कि जो राजकन्या है वो जेल में ही मारा गया, और आप बार बार उसको निर्दोष मत बोलिए, वो एक क्रिमिनल है, क्योंकि हमारे पास सबूत है कि उसने ज्वेलरी कहाँ पर बेची है, उसका हमारे पास पूरा एविडेंस है। देन चंद्रू बोलता है ये बहुत ही अजीब बात है कि अभी तक मौसाकुट्टी और इराटप्पन का हमें कुछ भी अता पता नहीं है और अभी इस केस को डिसमिस नहीं किया जाना चाहिए। देन चंद्रू जो है वीरास्वामी को बुलाता है कटघरे में और वीरास्वामी से कहता है कि ये आपने ही डायरी में एंट्री की है ना कि 9:50 पे वो लोग भागे हैं, और आपने उसके बाद एसआई गुरुमूर्ति को फ़ोन किया है। वो कहते हैं हाँ 9:50 पे भागे थे, और उसके बाद मैंने फ़ोन किया। कहते बल्कि हमने तो कॉल रिकॉर्ड चेक किया है, उसमें कॉल
कॉल रिकॉर्ड्स में तो आया है कि आपने 9:10 पर ऐसा ही गुरुमूर्ति को कॉल किया है और 9:50 के बाद तो आपने कोई कॉल ही नहीं किया। इसका मतलब आपको पहले से ही पता था कि वो लोग भागने वाले हैं। तो यहाँ पर देन दोबारा से पुलिस के खिलाफ चंद्रू खड़ा हो जाता है, कहता है ये सब गलत है, इन्होंने गलत रिपोर्ट बनाई हुई है और ये सारा जो कांड है वो जेल में ही हुआ है, राजकन्ना जेल में ही मारा गया है। देन दोबारा से उस केस में और ज़्यादा हियरिंग डेट्स आगे बढ़ जाती हैं। जजेस कहते हैं अब आगे सुनवाई होगी। तो अब एजी को लगता है कि ये केस उनके हाथ से सरक रहा है, तो वो सीधा चंद्रू के पास जाते हैं बाहर डील करने। वो कहते हैं कि चंद्रू हम सिंघनी को कुछ पैसे वैसे दिलवा देंगे ज़्यादा से, तो तुम इस केस को छोड़ दो। तो बट चंद्रू नहीं मानता वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है। दूसरी तरफ डीजीपी भी जो है एजी पर दबाव बनाता है कि कुछ भी करो, उस पार्टी वाले से कॉम्प्रोमाइज़ करो, कुछ भी करो, बट इस केस में पुलिस वालों की हार नहीं होनी चाहिए। अब चंद्रू और आईजी जो है दोनों सोच में है कि कहाँ गए होंगे, मौसाकुट्टी और इराटप्पन कहाँ होंगे। इधर वो लोग टीचर को और सिंघनी को बोलते हैं कि तुम लोग मोर्चा निकालो, पैम्पलेट बंटवाते हैं हर जगह, अपने हक की लड़ाई को लड़ो ताकि आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। तो रैली वगैरह निकाली जाती है, उधर सारे रैली में भाग लेते हैं सोशल वर्कर्स, नीची जात के लोग। तो केस और ज़्यादा तूल पकड़ रहा होता है। तब डीजीपी आईजी को बुलाता है और बोलता है कि तुम उनसे बात करो सिंघनी से और उसको जितना पैसा चाहिए वो देने की कोशिश करो और इस केस को रफा दफा करो। तो आईजी कहता है सर ये मैं नहीं कर सकता। तो डीजीपी कहता है ठीक है मैं ही करूँगा, उन्हें मेरे पास भेज दो। दूसरी तरफ आईजी के पास सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं थंबप्रिंट्स वगैरह की, वो अलमारी की जहाँ से चोरी हुई थी, और वो सीधा उस ज्वेलर के पास पहुंच जाता है जिसपे उस ज्वेलरी को बेचा होता है और उससे सच्चाई उगलवा लेता है। इधर चंद्रू जो है वो सारी वीडियोस देख रहा होता है, जो वीडियोस अभी तक आईजी ने उसे भेजी होती हैं, जिसमें सारे इंस्पेक्टर्स की रिकॉर्डिंग होती है। उसी में उसे बार बार वो रिकॉर्डिंग जो है वो सुनता है। जब वरदराजुलू ने बोला था, उसके माइंड में बार बार वो आ रहा होता है कि वरदराजुलू ने बोला था कि इराटिप्पन की ही वॉइस थी, इराटिप्पन ने ही कॉल किया था और उसकी वॉइस वो बहुत अच्छे से जानता है क्योंकि बहुत सालों से उसके यहाँ काम किया है। तो देन वो सीधा उसे समझ आ जाता है और वो आईजी को बुलाता है और आईजी के जो एक और साथ में होता है नटराज, उनको बुलाता है और उनसे कहता है कि सर हमें उस बूथ वाले ने ये कहा था कि उसके फ़ोन बूथ में 3 लोग घुस गए थे, बट 3 लोग कैसे घुस सकते हैं, वीरस्वामी तो बाहर ही थे। तो इसका मतलब उस दिन उस बूथ के अंदर इराटप्पन ही था और इराटप्पन ने ही कॉल किया था। और आपको पता है वो फ़ोन बूथ के पास में एक जगह है जहाँ पर गुरु ने काफ़ी टाइम तक जॉब की थी और गुरु वहाँ के लोगों को बहुत अच्छे से जानता है। तो हम लोग जो जेल में सर्च कर रहे थे वो हम सही कर रहे थे, बट हम गलत जेल में सर्च कर रहे थे, अब हमें सही जेल मिली है। तो वो उसी जेल में जाते हैं टीचर को लेकर और वहाँ के कैदियों को निकाला जाता है और कैदियों में मौसाकुट्टी और इराटप्पन दोनों मिल जाते हैं। दूसरी तरफ जो है सिंघनी को डीजीपी बुलाते हैं, डीजीपी के ऑफिस सिंघनी पहुंचती है अपनी बेटी के साथ। डीजीपी उसको ऑफर करते हैं कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए तुम ले सकती हो, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छे से बीत जाएगी। बट सिंघनी कहती है कि सर मैं इसके मरे हुए बाप को क्या जवाब दूंगी, बच्चों को मैं आगे जाके क्या जवाब दूंगी कि मेरे पास पैसा कहाँ से आया, मैंने इसके बाप के कातिलों का साथ दिया। कहते नहीं साहब मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे न्याय ही चाहिए ताकि मैं अपने बच्चों को ये आगे बोल सकूं कि मैं उनके बाप के हक के लिए लड़ी थी, बाप की मौत का बदला लिया था। और वो वहाँ से चली जाती है। इधर चंद्रू डॉक्टर से मिलता है, जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया होता है राजकन्ना की बॉडी का, और उससे पूछताछ करता है कि साहब आप मुझे बताइए कि किस तरीके से मौत हुई है। तो वो बता देता है हाँ हो सकता है छाती पे कोई ट्रक या ट्राम चला गया हो जिससे उसकी मौत हो गई है। चंद्रू कहता है ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने छाती पे लात मारी हो। कहते हो सकता है बट मैं ऐसा एग्जैक्ट नहीं बता सकता। देन उससे और भी बातचीत वो करता है और उसको प्रूफ मिल जाता है। नेक्स्ट हियरिंग होती है, कोर्ट में सब आ जाते हैं, कोर्ट की सुनवाई चल रही है। वहाँ पे मौसाकुट्टी आता है, मौसाकुट्टी से पूछताछ की जाती है। मौसाकुट्टी बताता है कि हमें बहुत ज़्यादा मारा गया था और बहन को तो बाहर निकाल दिया था, हम तीनों ही जेल के अंदर थे, हमें इतना मारा गया कि इराटप्पन और राजकन्ना दोनों मेरे भाई बेहोश हो गए थे। मैं दोनों को जगा रहा था बट दोनों नहीं जागे। देन मैंने बाहर चिल्लाया कि इन्हें देख लीजिए, इन्हें होश नहीं आ रहा। तब 2 पुलिस वाले आए थे, वो उन्हें जगाने की कोशिश भी कर रहे थे। फिर वो मुझे अलग कमरे में ले गए, उन्होंने मुझे अलग कमरे में बंद कर दिया। थोड़ी देर में इराटप्पन मेरे पास आ गया था बट राजकन्ना मेरे पास नहीं आया और उसके बाद हमारी आंखों पे पट्टी बांध के हमें कहाँ ले गए, हमें दूसरी जेल में ट्रांसफ़र कर दिया। देन जी है वो बोलता है इससे ये तो कोई प्रूफ नहीं होता कि इसने डेड बॉडी को देखा है या इसने वहाँ मरते हुए देखा है, ये तो वहाँ बेहोश था, राजकन्ना वहाँ बेहोश होगा और जब पुलिस आँख वाँख लगी होगी तो चकमा देके तीनों भाग गए। तभी वहाँ पे डॉक्टर को भी बुलाया जाता है। डॉक्टर अपनी पूरी रिपोर्ट बताता है कि ये तो मुझे कंफर्म नहीं है कि वो कैसे मारा गया, छाती पे ट्रक लगा है या फिर किसी ने छाती पे पैर मारा उससे मरा है, ये तो डिक्लेयर नहीं कर सकता। बट उसकी बॉडी पर, उसकी आँखों में, उसकी दाढ़ी पर एक पाउडर मुझे मिला था
और उस पाउडर को वो जहर ना हो इसलिए मैंने जांच के लिए भेजा था। तो वो जहर नहीं था, वो चिली पाउडर था, मिर्च का पाउडर। और सब इतने टाइम तक कोई अपनी आँखों में मिर्च लेके इतनी दूर तो नहीं आ सकता। तो इसका मतलब वो पहले मर गया था और मरने के बाद ही उसकी बॉडी पे किसी ने मिर्च डाली है आँखों में, उसको चेक करने के लिए कि वो मरा है या ज़िंदा है, और तब उसको उसकी बॉडी को कहीं और ले जाया गया। इसका मतलब वो लॉकअप में ही मर गया था। तो ये तो डिक्लेयर हो जाता है कि राज खन्ना लॉकअप में ही मारा गया था। दूसरी तरफ एजी कहता है कि इससे ये तो साबित नहीं हो जाता ना कि उसने चोरी नहीं की। तब आईजी को बुलाया जाता है और आईजी अपनी पूरी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। वो बताते हैं कि मैंने पूरी जांच पड़ताल की है और सरपंच के अलवाली पर 2 लोगों के फिंगरप्रिंट थे, एक थे राज खन्ना के और दूसरा था एक रवि, वहीं का एक बंदा था जो सुनार से मिला हुआ था और वो यही काम करता था और 50-50% वो लोग अपना डिवाइड कर लेते थे। तो पुलिस वालों को ये सब पता था। एसआई गुरुमूर्ति उनके पास गया था, उनसे अच्छा खासा कमीशन लिया था, जेवर उन्होंने सरपंच को लौटा दिए थे और एक बेगुनाह पर इन्होंने केस थोप दिया था। तो आईजी बताता है कि हमारी ये पुलिस वालों की गलती है जिन्हें सब कुछ पता होते हुए भी कुछ चंद पैसों के लिए ये लोग बिक गए थे। तो इस तरीके से पूरा केस सॉर्ट हो जाता है। देन चंद्रू लास्ट में जजेस से रिक्वेस्ट करता है कि इसका एक ऐसा फैसला सुनाया जाए ताकि आगे आने वाले टाइम में कोई भी इस तरीके से ट्राइबल लोगों का या नीची जात के लोगों का मजाक ना बना सके या उनके भावनाओं को ठेस ना पहुंचा सके या उनके साथ कोई एक्सप्लॉइटेशन या बुरा व्यवहार ना कर पाए। देन जजेस जो है फैसला सुनाते हैं कि एसआई गुरुमूर्ति वगैरह सबको सजा हो जाती है, वीर स्वामी और एक और जो कांस्टेबल होता है उनको सजा सुना दी जाती है। साथ ही साथ अंगनी को 3 लाख का कंपनसेशन और मौसकुट्टी और इराटप्पन को 2-2 लाख का कंपनसेशन दिया जाता है और 1200 स्क्वायर फीट का पट्टा लैंड जो है संगनी को बीचों बीच दिया जाता है। इस तरीके से जजेस बहुत ही अच्छा फैसला सुनाते हैं और ये भी बताते हैं कि कुछ पुलिस वालों ने तो पुलिस वालों की नाक कटवा दी, बट आईजी पेरुमल स्वामी जैसे लोगों ने पुलिस वालों की नाक रख ली और इसी तरीके से इस मूवी का एंड हो जाता है। तो गाइज आई होप आपको ये मूवी की स्टोरी अच्छी लगी होगी। ये एक रियलिटी बेस्ड स्टोरी है 1995 की। तो इसी तरीके से ये केस था। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे साथ बने रहें और हमें अपना प्यार देते रहें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।